बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग अदर बायोइलेक्ट्रिक इवेंट्स लाइक ईईजी एंड ईएमजी। जैसे कि इससे पहले हमने देखा था कि जो ईसीजी की रिकॉर्डिंग है उसमें हृदय से जो भी सिग्नल या संकेत लिया जाता है उसे एक वेव फॉर्म के रूप में एक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर या एक एक्सवाई रिकॉर्डर के माध्यम से देखा जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है। ऐसे ही दो और इम्पॉर्टेंट बायोइलेक्ट्रिक इवेंट्स हैं, दैट इज़ द सिग्नल विच इज़ टेकन फ्रॉम ब्रेन, जो ब्रेन से सिग्नल या संकेत लिया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ईईजी। और ऐसे ही जो मसल्स से या मांसपेशियों से संकेत लिया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ईएमजी। तो ईईजी और ईएमजी ये दो अदर बायोइलेक्ट्रिक इवेंट्स हैं जिनकी रिकॉर्डिंग एज़ कम्पेयर टू ईसीजी डिफरेंट रहती है। ईसीजी में हमारे पास सरफेस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अर्थात तो जो इलेक्ट्रोड्स प्रयुक्त किए जाते हैं वो चेस्ट पर तथा हाथों और पैरों पर सरफेस इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से हृदय से जो संकेत है उसको लिया जाता है और उसको रिकॉर्डर पर डिस्प्ले किया जाता है। ईईजी तथा ईएमजी के केस में हमारे पास माइक्रो इलेक्ट्रोड्स होंगे और माइक्रो इलेक्ट्रोड्स की सहायता से जो संकेत है वो मांसपेशी से या ब्रेन से लिया जाता है। दोनों ही बायोइलेक्ट्रिक इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। किसी पेशेंट में एक पर्टिकुलर ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ होने पे, रोग होने पर रोगी से संकेत जो लिया जाता है वो ईईजी के माध्यम से लिया जाता है और उसी से उसकी कॉन्शियसनेस को भी टेस्ट किया जाता है। ऐसे ही जो मांसपेशी है उससे संकेत ईएमजी से लिया जाता है। तो जितना भी कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण रहता है, जो भी आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह रहते हैं, उसमें जो मसल्स से संकेत या सिग्नल लेना होता है तब ईएमजी को यूज़ किया जाता है। सो बायोइलेक्ट्रिक इवेंट्स, ईएमजी जो है उसका फुल फॉर्म हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमायोग्राम। इलेक्ट्रो शब्द आ गया अर्थात इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है, विद्युतीय गतिविधि जो है वो ये रिकॉर्ड करेगा। ऐसे ही यहाँ पर वर्ड आया है मायो। दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स मसल्स, अर्थात जो मांसपेशियों से रिलेटेड एक्टिविटी है उस गतिविधि को ये रिकॉर्ड करेगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है न्यूरॉन्स के जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। जो मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं उनमें संकेत का संचरण किस प्रकार से हो रहा है ये भी ईएमजी के माध्यम से डायग्नोस किया जाता है। देन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इसका फुल फॉर्म रहता है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो रिकॉर्ड की जाती है एन्सेफेलन से। सो एन्सेफेलो ये जो शब्द आ गया, दिस वर्ड मीन्स ब्रेन। ब्रेन का ये एक नाम एन्सेफेलन होता है। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो ब्रेन से संकेत है उसको लेकर के रिकॉर्डर जो है उस पर डिस्प्ले किया जाता है। फिर डॉक्टर्स उसको डायग्नोस कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी उपचार है वो उपचार रोगी को दिया जा सकता है। तो दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट बायोइलेक्ट्रिक इवेंट्स हैं जिनकी सहायता से जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें रोगी का उपचार सरलता से किया जा सकता है। तो ईईजी में ब्रेन के अर्थात स्कैल्प पर इलेक्ट्रोड्स कुछ इस प्रकार से लगाए जाते हैं। ऐसे ही ईएमजी में जो मसल्स हैं उससे संकेत लिए जाते हैं इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से। तो ईईजी की डेफिनेशन क्या है? ईईजी की परिभाषा या डेफिनेशन रहती है कि इट इज़ अ रिकॉर्डिंग एंड स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, अर्थात रिकॉर्डिंग है और ऐसी स्टडी है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जितनी भी विद्युतीय गतिविधि है ब्रेन की, तो वो ईईजी के उसमें कवर होती है। नाउ ब्रेन वेव्स पिक्ड अप एंड रिकॉर्डेड विथ इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन स्कल, कि जो स्कैल्प है उस पर जो भी इलेक्ट्रोड्स प्लेस की गई हैं उनकी सहायता से जो ब्रेन वेव्स हैं वो पिकअप की जाती हैं। ब्रेन वेव्स पिक करके डिस्प्ले होती हैं और उस डिस्प्ले की हेल्प से जो भी सिग्नल है उसको एक रिकॉर्डर पर देखा जा सकता है और फर्दर एनालाइज किया जा सकता है। अगर उसमें माइक्रो कंट्रोलर या पीसी बेस सिस्टम से अटैच्ड है तो उसको स्टोर करके और फर्दर उसमें चेंज करके उसको रिसर्च पर्पस के लिए भी काम में लिया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। देन ईईजी हेल्प्स टू डायग्नोस। ईईजी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो ये है कि यह लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में को ज्ञात करने में, ऐसे ही जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, एपिलेप्सी है, इनसे रिलेटेड जितना भी डिजीज़ होते हैं उसमें ईईजी जो है उसका यूज़ है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की हेल्प से ये सब कुछ चेक किया जा सकता है और डायग्नोस किया जा सकता है। इससे रिलेटेड जितने भी डिजीज़ रहते हैं रोगियों में वो पता लगाए जा सकते हैं तथा उनका उपचार किया जा सकता है। ईईजी जो रिकॉर्डिंग सेटअप होता है वो यूज़ करता है प्री एम्पलीफायर। ये हमने पहले भी देखा था कि जो एक्शन पोटेंशियल अर्थात जो संकेत हमें किसी भी ऑर्गन से मिलता है
जैसे यहाँ पर ब्रेन वेव्स के थ्रू जो ब्रेन से सिग्नल मिल रहा है, तो जो भी संकेत हमें मिलता है वो संकेत कैसा होता है, केवल कुछ मिली वोल्ट का। उस मिली वोल्ट के संकेत को अगर हमें किसी रिकॉर्डर जैसी डिवाइस को ड्राइव करना है, उसको चलाना है, तो उस संकेत को हमें प्रवर्धित करना पड़ता है, अर्थात एम्पलीफाई करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले काम में लिया जाता है एक पूर्व प्रवर्धक, अर्थात एक प्री एम्पलीफायर। देन देर इज़ अ कंट्रोल यूनिट, उसमें जितने भी कंट्रोल या नियंत्रण है उनको स्थापित करने के लिए। फिर फर्दर सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए आगे लगा हुआ होता है एक ड्राइवर एम्पलीफायर। बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स अर्थात ओपैम्प्स इसमें काम में लिए जाते हैं, क्योंकि उनका हाई इनपुट इम्पिडेंस रहता है और गेन बहुत उच्च होता है। उसके बाद एंड में लगी हुई होती है स्टाइलस यूनिट। ये स्टाइलस यूनिट वही सेम चीज़ की जैसे हमने रिकॉर्डर में भी देखा था कि जो रिकॉर्डर है उसके पेपर पर, उसके स्पेशल टाइप ऑफ पेपर पर लिखने के लिए जिस पेन की आवश्यकता होती है वो होता है स्टाइलस। तो जो भी ब्रेन वेव्स पिकअप करती हैं सिग्नल, उसको स्टाइलस की हेल्प से, जो स्टाइलस का विक्षेपण होगा या डिफ्लेक्शन होगा, उसकी सहायता से उसको एक रिकॉर्डर पर, एक पेपर पर रिकॉर्ड किया जा सकता है और फर्दर उसको एनालाइज किया जा सकता है। उसके बाद जो ईईजी रिकॉर्डिंग है, अर्थात जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से रिलेटेड रिकॉर्डिंग है, ब्रेन की विद्युतीय गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। इसकी हेल्प से जो न्यूरोनल डिजीज़ेस होते हैं उनके बारे में पता लगाया जा सकता है, उनका डिटेक्शन ईजी हो पाता है। जो इलेक्ट्रोड्स काम में ली जाती हैं वो होते हैं नीडल इलेक्ट्रोड्स। सो नीडल इलेक्ट्रोड्स अर्थात माइक्रो इलेक्ट्रोड्स काम में ली जाती हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होती है वो ईयर लोब पर प्रयुक्त किए जाते हैं। और इसमें दो प्रकार की ईईजी रिकॉर्डिंग होती है। एक होती है मोनोपोलर रिकॉर्डिंग। मोनोपोलर, मोनो शब्द आ गया अर्थात एक, तो इसमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड अर्थात एक ही ईयर पे, लेफ्ट ईयर या राइट ईयर, दायां कान या बायां कान, उस पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ की जाती है। बायपोलर में दोनों कानों पे अर्थात लेफ्ट और राइट दोनों पर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसको यूज़ किया जाता है। जैसे हमने ईसीजी में भी देखा था कि जो राइट लेग होती है उसकी, उस पर जो इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किया जाता है वो ग्राउंडेड होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ पेशेंट सेफ्टी। तो रोगी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर मोनोपोलर में एक इलेक्ट्रोड लगी हुई होती है और ऐसे बायपोलर में दो इलेक्ट्रोड्स काम में ली जाती हैं रेफरेंस पर्पस से। उसके बाद जो ब्रेन से संकेत लिया जाता है उसके लिए स्कैल्प पर सिमेट्रिकल पैटर्न में जो नीडल इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, अर्थात जो माइक्रो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जा रहे हैं उनका जो पैटर्न होता है उसको कहा जाता है मॉन्टेज। इसमें A1 A2 जो ईयर लोब्स पर प्रयुक्त रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होते हैं कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ये होता है मॉन्टेज, ये होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। A1 और A2 ये जो ईयर लोब्स पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर A11 एम्पलीफायर से सिग्नल जो है उसको प्रवर्धित किया जाता है और उसके पश्चात एक 50 हर्ट्ज़ का फ़िल्टर जो है उससे पास होने के पश्चात फिर एक A12 एम्पलीफायर के द्वारा सिग्नल को प्रवर्धित किया जाता है या उसका आयाम बढ़ाया जाता है और आउटपुट जो है उसको CRO या एम्पलीफायर या स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर के माध्यम से देखा जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार का रहता है ये। इसमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका मॉन्टेज का टेस्ट करने के लिए, ऐसे ही उसका जो सिलेक्शन है वो करने के लिए फिर यहाँ पर एम्पलीफायर्स लगे हुए होते हैं, फ़िल्टर लगा हुआ होता है। ये केवल एक चैनल है, ऐसे n चैनल्स, इट डिपेंड्स कि कितने चैनल्स काम में लिए जाने हैं। मान लेते हैं n चैनल्स है तो ऐसे n सिमिलर चैनल्स लगे हुए होंगे। उसके बाद जो आउटपुट है वो CRO या कंप्यूटर पर लिया जाता है या फिर स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर के माध्यम से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर एंड में डिस्प्ले की डिवाइस लगी हुई होगी। अब जो मॉन्टेज का पैटर्न रहता है उस मॉन्टेज के पैटर्न में हमारे पास इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पर 21 इलेक्ट्रोड्स होते हैं इफ़ वी आर यूजिंग बायपोलर रिकॉर्डिंग, अर्थात दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हैं। तो सबसे पहले 21 रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, ये जो दो कानों पे प्रयुक्त हैं 21। उसके पश्चात 1 2 फ्रंटल पोलर के लिए, ऐसे ही 3 to 7 यहाँ पर लगे हुए इलेक्ट्रोड्स फ्रंटल, 9 10 11 ये जो तीन बीच में है 9 10 11 सेंट्रल, ऐसे ही 13 14 15 यहाँ पर पेरिएटल, 8 12 16 17 टेम्पोरल, 8 12 16 17 ये टेम्पोरल और ऐसे 18 19 ऑसिपिटल। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वही सेम लोब्स हैं जो हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर में उसकी संरचना में देखा था कि फ्रंटल लोब है, सेंट्रल लोब है, पेरिएटल लोब है, टेम्पोरल लोब है। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़। जितना भी हमारा विजुअल है या हियरिंग है वो सारी एक्टिविटीज़ यहीं से कंट्रोल होती है। इसलिए हमारी कॉन्शियसनेस की लेवल, अलर्टनेस की लेवल और ब्रेन ट्यूमर्स, इन सारे के सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने में ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए स्कैल्प पर यहाँ पर ये 21 इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनको इस प्रकार से अरेंज किया जाता है और इनको अरेंज करने के पश्चात ही जो सिग्नल है वो लिया जाता है। इसी विद्युतीय गतिविधि को EEG कहा जाता है।
तो ईईजी की रिकॉर्डिंग में जो बैंडविड्थ यूज़ होती है वो होती है 0.5 से लेके 50 हर्ट्ज़। गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज़ अबाउट 50 dB। CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम में ले रहे हैं, जो भी आसपास की नॉइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, उसका रिजेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि केवल जो निर्धारित संकेत है ह्यूमन बॉडी से वही प्राप्त हो। तो CMRR इक्वल टू 120 dB। देन इनपुट का इम्पिडेंस लगभग रहता है 10 मेगा ओम, क्योंकि उच्च रहता है, हाई रहता है। पेपर की जो स्पीड रहती है ड्राइव सिस्टम में, तो पेपर ड्राइव की स्पीड रहती है 15 mm प्रति सेकेंड या 30 mm प्रति सेकेंड या 60 mm प्रति सेकेंड। इस गति से पेपर जो है वो गति करता है। उसके बाद इसमें कुछ स्टेट्स रहती हैं, जैसे अलर्टनेस की स्टेट, कॉन्शियसनेस लेवल की जो स्टेट्स रहती हैं उनमें डिफरेंट स्टेट्स रहती हैं। जैसे मान लेते हैं अल्फ़ा स्टेट है तो 8 to 13 हर्ट्ज़ रहती है। बीटा इज़ फ्रीक्वेंसी विच इज़ समवॉट ग्रेटर देन 3.5 हर्ट्ज़। तो जो भी ब्रेन वेव से सिग्नल पिकअप किया जाता है उसकी एक निश्चित आवृत्ति रहती है। तो आवृत्ति के ही अनुसार जो ईईजी की स्टेट्स रहती हैं वो डिफरेंट रहती है। जैसे अल्फ़ा स्टेट जहाँ पर आईज़ क्लोज्ड हैं और 8 to 12 हर्ट्ज़ है, ये रिलैक्सेशन की स्टेट रहती है। ऐसे ही जब हम अलर्ट होते हैं तो 12 to 27 हर्ट्ज़ दैट इज़ द बीटा स्टेट, जहाँ पर आइज़ ओपन रहती हैं और व्यक्ति अलर्ट रहता है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं और इन स्टेट्स का निर्धारित फ्रीक्वेंसी से जो भी सिग्नल प्राप्त होता है उसके द्वारा इनका पता लगाया जा सकता है। देन कम्स EMG। EMG इज़ इलेक्ट्रोमायोग्राम। इलेक्ट्रोमायोग्राम जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या विद्युतीय गतिविधि है वो मसल के एक्शन पोटेंशियल से होती है, अर्थात जो क्रिया विभव है वो मसल्स या मांसपेशियों से रिलेटेड होता है और उसी से संकेत को लेकर के रिकॉर्डर पर डिस्प्ले किया जाता है। नाउ द सरफेस इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द स्किन। और ऐसे ही जो एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्ड करना है उसके लिए जो नीडल इलेक्ट्रोड्स हैं उसको इंसर्ट किया जाता है मसल्स में या मांसपेशियों में। तो इस प्रकार की जो EMG रिकॉर्डिंग रहती है उसमें जो विद्युतीय गतिविधि है मांसपेशियों की उनको अभिलेखित किया जाता है। इसमें जो मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं उनका उपचार किया जाता है और जो इलेक्ट्रोड्स काम में ली जाती हैं वो बेसिकली नीडल इलेक्ट्रोड्स रहती हैं। सिग्नल जो रिकॉर्ड हो रहा है वो एक प्रकार का नॉइस संकेत या रव संकेत होता है जिसका एम्पलीट्यूड या आयाम कम होता है लेकिन आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी उच्च होती है। इसका प्रिंसिपल या सिद्धांत रहता है कि जो नीडल इलेक्ट्रोड्स है उससे संकेत को एम्पलीफाई किया जाता है, संकेत को प्राप्त करके एम्पलीफाई या प्रवर्धित किया जाता है। लो पास फिल्टर से के कारण जो भी संकेत प्राप्त होता है उस संकेत को CRO पर देखा जा सकता है। इस संकेत को इसमें EMG में एक चीज़ और होती है कि इसमें लाउड स्पीकर के माध्यम से अर्थात ऑडियो एम्पलीफायर को अगर हम आउटपुट में लगा दें तो लाउड स्पीकर के माध्यम से उस संकेत को सुना भी जा सकता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं कि इसमें जो संकेत रहता है वो 20 माइक्रोवोल्ट से 5 मिलीवोल्ट तक का उसका आयाम होता है। ऐसे इसकी बैंड चौड़ाई या बैंडविड्थ रहती है 5 हर्ट्ज़ से लेकर 10 किलो हर्ट्ज़। जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं हमारे पास एम्पलीफायर्स के वो वही रहते हैं सेम, कि जो उसमें इनपुट इम्पीडेंस बहुत उच्च होती है, हाई होती है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ होते हैं इसीलिए 100 मेगा ओम। उसके बाद CMRR हाई रहता है लगभग 100 dB और ऐसे गेन जो है वो उच्च रहता है लगभग 50 dB। तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें उच्च गेन तथा हाई CMRR के ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स A1 और A2 यूज़ किए जाते हैं, प्री एम्पलीफायर एंड ड्राइवर एम्पलीफायर। इन बिटवीन इज़ अ लो पास फिल्टर। यहाँ पर ये इनपुट का संकेत, ये EMG का संकेत है और ऑडियो फ्रीक्वेंसी के अर्थात 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के जो ऑडियो एम्पलीफायर है उसको आउटपुट में अटैच किया जा सकता है और बाकी CRO और स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर तो डिस्प्ले के लिए है ही। इसमें जो संकेत है उसको सुना भी जा सकता है, इट कैन बी हर्ड ऑल्सो। तो आउटपुट में एक लाउड स्पीकर यूज़ करके जो भी इलेक्ट्रिकल संकेत है उसको साउंड सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। तो ये अरेंजमेंट रहता है एक EMG सिग्नल के लिए कि इट्स EMG इनपुट EMG सिग्नल। उसके बाद जो EMG का संकेत है तो इसमें मेनली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है अर्थात जितना भी मांसपेशियों का संकुचन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी साउंड रहता है लाउड स्पीकर से अर्थात जो रव का संकेत रहता है उसकी हेल्प से जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं उनका पता लगाया जाता है। सो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट वेरियस न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। और जो मांसपेशियों से संकेत है अर्थात जो न्यूरॉन्स से संकेत है उस जो मेनली जो मांसपेशियों से संकेत है उसको एम्पलीफाई करके जो रिकॉर्डर है, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर है या CRO है उस पर देखा जा सकता है। ऐसे ही उसको एक ऑडियो एम्पलीफायर या लाउड स्पीकर की हेल्प से सुना भी जा सकता है। तो जो हमारे पास EMG का सिस्टम रहता है, इस EMG के सिस्टम में जो इलेक्ट्रोड्स काम में ली जा रही हैं अर्थात जो नीडल इलेक्ट्रोड्स काम में ली जाती हैं वो एपॉक्सी टाइप की होती हैं।
लगभग 6 mm, और इसमें ये इलेक्ट्रोड्स डिस्पोजेबल होती हैं, सिल्वर क्लोराइड की बनी हुई होती हैं। और ऐसे ही इसमें एक इलेक्ट्रोड ऐसा होता है जिसको ग्राउंड किया जाता है फॉर द पेशेंट सेफ्टी, तो एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड रहता है। और मस्कुलर डिसऑर्डर्स के उपचार में ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल रहती है। इसमें जो इनपुट का सिग्नल होता है वो 20 माइक्रोवोल्ट से 5 मिलीवोल्ट, अर्थात बहुत कम आयाम रहता है सिग्नल का। जो आउटपुट देख रहे हैं हम, वो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, CRO या किसी विजुअल डिस्प्ले यूनिट पर देखा जा सकता है, और एक ऑडियो एम्पलीफायर की हेल्प से उसको सुना भी जा सकता है। तो ये एडवांटेज रहता है EMG के केस में कि जो नॉइस संकेत है उस रव के संकेत को सुना भी जा सकता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन आर्टिफिशियल लिम्स, जब लगाए जाते हैं अर्थात कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के समय भी इस EMG की तकनीक से जो मांसपेशियां हैं उनकी जो गतिविधि है, उनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और उसी की हेल्प से जो पेशेंट है उसका फर्दर उपचार किया जाता है। थैंक यू।